बच्चों, आज हम वर्कशीट 38 समझेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने कार्बन और उसके यौगिक शुरू कर दिया था। तो पिछली वर्कशीट में बहुत ही सिंपल और इजी फैक्ट्स बताए थे तुम्हें कि कार्बन क्या होता है, उसके छोटे छोटे गुण बताए थे। आज हम इसके अपरूपों के बारे में पढ़ेंगे। अपरूप क्या होता है? हर तत्व के बहुत सारे ऐसे रूप होते हैं जो भौतिक गुणधर्म जिनके अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तुम लकड़ी ले सकते हो। लकड़ी के दरवाजे भी बनते हैं, बेंच भी बनते हैं और चाकू भी बनता है। तो ये सारे क्या हैं? लकड़ी के अपरूप हैं, क्योंकि इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग हैं। दरवाजे को हम आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। जो बेंच है उस पर हम बैठ सकते हैं, कुछ चीज़ रख सकते हैं। जो चाकू है उसको हम ब्लेड पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम उससे कुछ काट सकें। ठीक है, तो इन तीनों के भौतिक गुणधर्म क्या हैं? अलग अलग हैं। ये दिखने में और कुछ काम करने में अलग अलग हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं? सेम हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक ही तत्व के अपरूप हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे लकड़ी के बने हुए हैं। तो जो लकड़ी को जला के जो भी होगा, या लकड़ी की किसी के साथ अभिक्रिया करके जो भी होता होगा, वही इन तीनों के साथ होगा, क्योंकि ये सब लकड़ी के बने हुए हैं। ऐसे ही अपरूप क्या होते हैं? किसी तत्व के बहुत सारे रूप जिनके भौतिक गुणधर्म तो भिन्न होंगे, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे। तो हमें कार्बन के 3 अपरूपों के बारे में बताया हुआ है। एक है ग्रेफाइट, एक है हीरा और तीसरा क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन। तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से पेपर में भी आता है। जो बकमिंस्टर फुलरीन है, ये एक रीसेंट डिस्कवरी है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये तुम्हें ग्रेफाइट की संरचना दी हुई है। ठीक है, इसमें हर एक जो ये ब्लू है, ये क्या है? कार्बन है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है। इसमें एक कार्बन जो है वो कितने कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है? एक के साथ, दो के साथ और 3 के साथ। ठीक है, तो एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ आबंध बनाता है। लेकिन जो कार्बन है उसकी भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसलिए उसको 4 के साथ आबंध बनाना पड़ेगा, लेकिन ये तो 3 के साथ ही आबंध बना रहा है। तो इसका मतलब एक आबंध क्या होगा? द्विआबंधी होगा। ठीक है, एक आबंध जो है वो सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, वो क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। तो ये 3 कार्बन के साथ आबंध बनाएगा, लेकिन एक कार्बन के साथ द्विआबंधी आबंध बनाएगा। और दूसरी बात, जो तीसरा वाला कार्बन है उसके साथ इसका आबंध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, कठोर आबंध नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं और इसीलिए ये क्या कर सकते हैं? चालन कर सकते हैं, विद्युत का चालन कर सकते हैं। जो ग्रेफाइट होता है उससे क्या करते हैं? विद्युत का चालन होता है, इसीलिए। अब तुम दोबारा देख लो, ये ग्रेफाइट की संरचना है। इसमें हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ आबंध बनाएगा और एक कार्बन के साथ द्विआबंध बनाएगा, जो तुम्हें दिखाया नहीं हुआ। ठीक है, और तीसरे कार्बन के साथ ये क्या होगा? ये बहुत कठोर आबंध नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? फिसलनशील होते हैं और सुचालक होते हैं। इसके बाद तुम्हें हीरा दिया हुआ है, एक बार ग्रेफाइट पढ़ लेते हैं। ग्रेफाइट क्या है? एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल है। षटकोणीय का क्या मतलब होता है? जिसके 6 कोण हैं। इसमें 6 कोण है ना, तो इसको क्या कहते हैं? षटकोणीय तल है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कितने कार्बन के साथ और है? 3 परमाणुओं के साथ और है। इनमें से एक आबंध क्या है? द्विआबंधी है। द्विआबंधी क्यों है? क्योंकि इसकी भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपने 4 पूरे करने हैं। इसके बाद ये कैसा होता है? चिकना और फिसलनशील होता है, और इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये क्या होगा? सुचालक होगा। ठीक है, और इसको कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं? इसको स्नेहक के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्नेहक क्या होता है? जैसे हमारी जब कोई मशीन ख़राब हो जाती है, या फिर पंखा जब आवाज़ करने लग जाता है, या गाड़ी वाड़ी में हम स्नेहक डालते हैं जब भी कोई आवाज़ आने लग जाती है या जो चीज़ स्मूथ नहीं होती। ठीक है, तो ये फिसलनशील और चिकना होने की वजह से उसको क्या करता है? ढंग से चलाने में, उसको सॉफ्ट करने में, स्मूथ करने में मदद करता है। और दूसरा क्या है? पेंसिल लेड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हम लिख सकें किसी भी चीज़ पर। तो इसीलिए जो ग्रेफाइट है ये उसके सारे गुण हैं: संरचना, आबंधन, रूप, चालकता और उपयोगिता। अब हम हीरा देखते हैं। ये हीरा है,
इसमें हर एक कार्बन जो है ये सबसे पहले दृढ़ त्रिआयामी संरचना है। त्रिआयामी क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। जो जैसे हम हैं, हम 3D है, जिसमें लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होती है, ठीक है। जैसे जो सर्कल होता है वो 2D होता है, ठीक है, द्विआयामी होता है। लेकिन जब हम स्फेयर की बात करते हैं वो क्या होता है? त्रिआयामी होता है। जैसे एक पेपर जो होता है, सिंगल पेपर, वो द्विआयामी होता है, लेकिन जो एक बुक होती है वो त्रिआयामी होती है। ऐसे जो हीरा होता है वो हमेशा क्या होता है? त्रिआयामी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधन बनाता है। इसमें कितने थे? 3, और इसमें कितने हैं? 4, ठीक है। तो हर एक परमाणु 1 2 3 और एक तुम्हें दिखाया नहीं हुआ 4 के साथ आबंध बना रहा है, जिसके कारण ये बहुत ही दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाता है। अब क्योंकि 3 के साथ ही बना रहा था तो ये फिसलनशील था, लेकिन ये 4 के साथ बना रहा है तो ये क्या है? बहुत दृढ़ है, ठीक है। तो जो हीरा है उसको क्या बोला जाता है? कि ये सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है, ठीक है। जितने पदार्थों को हम जानते हैं उनमें से सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। और ये कुचालक होता है क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, ताकि वो चालकता कर सके, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त था, यहाँ पे कोई मुक्त नहीं है। इसका जो यूज़ है, उपयोगिता क्या है? आभूषण बनाने में और काटने के उपकरण बनाने में। क्योंकि इतना कठोर पदार्थ है तो हम बाकी पदार्थों को भी हीरे की मदद से काट सकते हैं। तो ये हीरे की संरचना है, जिसमें हर एक परमाणु 4 परमाणुओं के साथ आबंध बनाएगा। ये ग्रेफाइट की संरचना है, जिसमें हर एक परमाणु 3 परमाणुओं के साथ आबंध बनाएगा, और ये फिसलनशील भी होगा, ठीक है, और सुचालक भी होगा। अब हम बकमिंस्टर फुलरीन की बात कर लेते हैं। अब तुम्हें ये भी बताया गया है कि जो हीरा है उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो हम हीरे को बनाने के बारे में भी बात करते हैं कि हीरे को कैसे बनाया जा सकता है। जब भी हम किसी कार्बन को, कार्बन मतलब जैसे कोयला होता है, ठीक है, वो भी कार्बन है, तो उसको बहुत अत्यधिक उच्च दाब और उच्च ताप पे हम क्या करेंगे? उपचारित करेंगे या फिर उसको गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हीरे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये हीरे आकार में तो छोटे होंगे, पर ये प्राकृतिक हीरो जैसे ही होंगे, ठीक है। तो हम हीरो को बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे? उसको बहुत ज़्यादा उच्च दाब और ताप पे अगर हम गर्म करेंगे तो हम कार्बन को हीरे में बदल सकते हैं। ऐसा कहते भी है ना कि मतलब हीरे को या फिर सोने को बनने के लिए, सोना बनने के लिए तुम्हें लाइफ में, या फिर हीरा बनने के लिए बहुत अधिक ताप से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो उसका यही मतलब होता है। अब इसके बाद हम तीसरे अप्रूप के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन या फिर फुलरीन। इसके अंदर तुम्हें बताया गया है कि इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? टोटल 60 कार्बन होते हैं, और एक ऐसा दिख रहा है, फुटबॉल की शेप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अप्रूप है। इसे सबसे पहले पहचाना गया तो इसको C60 नाम दे दिया गया, क्योंकि इसके अंदर 60 कार्बन होते हैं, ठीक है। और इसके परमाणु कैसे होते हैं? फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब एक गुंबद है जो अमेरिकी आर्किटेक्ट ने बनाई थी। ये जो गुंबद है ये सेम ऐसी दिखती थी जैसा ये पदार्थ दिखता है, ठीक है। तो उस आर्किटेक्ट का क्या नाम था? बुकमिंस्टर फुलरीन। उसका नाम था बकमिंस्टर फुलर, तो इसीलिए इस पदार्थ का नाम दिया गया बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, उस गुंबद के नाम पे जो ऐसी ही दिखती है। तो ये हमारे 3 अप्रूप हैं, एक ग्रेफाइट, एक हीरा और एक बकमिंस्टर फुलरीन। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अप्रूपों से भी इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि जो कार्बन है उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों होती है। जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में यौगिक बनाते हैं, तो ऐसा क्यों बनाते हैं? वो उसको कार्बनिक यौगिक या फिर कार्बन यौगिक कहते हैं। तो वो बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बना पाते हैं? वो सर्वतोमुखी क्यों होते हैं? उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 गुण हैं जिनकी वजह से वो सर्वतोमुखी होते हैं। सबसे पहली बात है श्रृंखलन, दूसरी बात है चतुसंयोजकता, ठीक है। श्रृंखलन का क्या मतलब है? कि वो बड़ी बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं। वो एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के, कार्बन जो हैं अन्य कार्बनों के साथ जुड़ जुड़ के बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में अपनी चेन्स बना लेते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? श्रृंखलन। जैसे ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ के बहुत सारी श्रृंखला बना लेते हैं।
और इसमें एक और चीज़ होती है, जो कार्बन है वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो परमाणु होते हैं उनकी शेप कैसे होती है, अंदर एक नाभिक होती है और बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, है ना। जो कक्षाएं हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, नेगेटिव, और जो नाभिक है उसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन है, ठीक है। तो जितना ये छोटा होगा उतना ज़्यादा ये इसको खींच पाएगा इलेक्ट्रॉनों को, है ना। और जितना ये इसको खींच पाएगा उतना ये क्या रख पाएगा, स्टेबल रख पाएगा इस परमाणु को। ये जो परमाणु है ये आराम से बैठा रहेगा। अगर ये इसको खींच नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये परमाणु बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होगा, ये और कहीं कहीं अभिक्रिया करता रहेगा। तो जो कार्बन है इसकी यही दो खासियतें हैं कि ये सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन और उसके अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाते हैं और बड़ी संख्या में अणु बना देते हैं, ठीक है। बहुत सारे परमाणु मिलके अणु बनाते हैं ना, तो ये बड़ी संख्या में अणु बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अब तुम्हें बताया हुआ है कि जैसे कार्बन होता है ऐसे एक सिलिकॉन भी होता है। तो जो सिलिकॉन है, जैसे कार्बन के साथ जुड़ते हैं ज़्यादातर, या फिर और किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन है किसके साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, और 7 या 8 परमाणुओं की एक श्रृंखला बना सकता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते, स्थायी नहीं होते, ये अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन है वो बड़ा होता है, जो कार्बन है वो छोटा है, तो उसका जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को पकड़ सकता है। लेकिन सिलिकॉन बड़ा है तो इसका नाभिक बहुत दूर है इलेक्ट्रॉनों से, तो ये अपना पॉजिटिव इन नेगेटिवों को पकड़ने में यूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसलिए सिलिकॉन क्या है, अभिक्रियाशील है, ये स्थायी नहीं है, लेकिन कार्बन स्थायी है। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, सिलिकॉन हाइड्रोजन इतना प्रबल नहीं होता, अतः ये क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है। इसलिए जो कार्बन परमाणु है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बहुत सारे श्रृंखला बना सकते हैं और बहुत बड़े बड़े बहुत सारे अणु बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, संयोजकता। जो कार्बन है उसके सबसे भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किन्हीं भी 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या बना सकते हैं, आबंध बना सकते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, किसी के साथ भी आबंध बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण क्या है, इसका छोटा आकार। इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर जो उसकी नाभिक में जो प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़ पाते हैं। इसीलिए बड़े परमाणु की तुलना में ये तत्व दुर्बल नहीं होते। ये तत्व क्या होते हैं, इनके आबंध जो हैं वो बहुत अधिक कठोर होते हैं और ये तत्व स्थायी होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। तो क्यों दर्शाता है कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति, सबसे पहले इसके अंदर श्रृंखला की क्षमता होती है, ठीक है, ये श्रृंखलन कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, चतुसंयोजक होता है और इसका आकार भी छोटा होता है, ठीक है। तुम ये भी लिख सकते हो कि कार्बन कार्बन आबंध बहुत प्रबल होता है। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये सर्वतोमुखी प्रकृति दर्शाता है। सबसे पहला है श्रृंखलन, दूसरा है कार्बन कार्बन आबंध, तीसरा है चतुसंयोजकता और चौथा है छोटा आकार। इसके बाद नेक्स्ट है, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि ये श्रृंखलन की इसके पास क्षमता होती है, तो इसलिए ये अधिक मात्रा में यौगिक बनाते हैं। फुलरीन के कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम संख्या है C60 और इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार फुटबॉल की शेप का होता है। अब तुम्हें बताया हुआ है, एक बच्चा है, उसने दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ दी। तो पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, पेंसिल लेड यहाँ पे हमने पढ़ा था। क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कारण बताइए। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है, सुचालक है, तो जो विद्युत धारा है वो ज़रूर पास होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका जो एक आबंध है वो कैसा है, वो मुक्त है, ठीक है। एक आबंध जो है वो कठोर नहीं है, जिसकी वजह से इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो सुचालन कर सकते हैं। इसलिए जो ग्रेफाइट है या फिर जो पेंसिल की लेड है उससे विद्युत धारा प्रवाहित